नमस्कार, सत्य हिंदी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। ये बुलेटिन आप सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत को झटका, अमेरिका ने रूस के कच्चे तेल पर मिली राहत खत्म की। ईरान से तनाव के बीच ट्रंप की नई पोस्ट, लिखा तूफान से पहले की शांति। दिल्ली में सीएनजी की कीमत ₹1 प्रति किलो बढ़ी, 48 घंटों में दूसरी बढ़ोतरी। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करने की मंजूरी दी। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। अमेरिका ने रूसी तेल की छूट खत्म कर दी है, जिससे अब भारत के लिए सस्ता तेल खरीदना मुश्किल होगा और आम जनता पर महंगाई की मार बढ़ेगी। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने तेल की खरीद पर दी गई पाबंदी की इस बड़ी छूट को अब आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। यह एक अस्थायी व्यवस्था थी जिससे दुनिया में तेल की कमी ना हो और ईंधन की कीमतें काबू में रहें। लेकिन यह छूट ऐसे समय पर खत्म हुई है जब ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य में जारी तनाव के कारण दुनिया भर के बाजारों में तेल का संकट पहले से ही गहरा रहा है। इस अमेरिकी छूट की वजह से भारत और इंडोनेशिया जैसे देश आसानी से रूसी तेल खरीद पा रहे थे। जब तेल के दाम बढ़ने लगे तो भारत ने इस छूट को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका से गुहार भी लगाई थी। भारतीय अधिकारियों ने वॉशिंगटन से साफ कहा था कि हमारे 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा की सही और स्थिर सप्लाई बेहद जरूरी है। लेकिन अमेरिका ने इस सब के बाद भी भारत के लिए सस्ते तेल का रास्ता बंद कर दिया है। दिल्ली में सीएनजी एक बार फिर महंगी हो गई है। रविवार को सीएनजी की कीमत में ₹1 प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद राजधानी में सीएनजी का दाम बढ़कर ₹80.09 प्रति किलो हो गया है। नई दरें सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई। खास बात यह है कि सिर्फ 2 दिनों में यह दूसरी बार कीमतें बढ़ाई गई हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी सीएनजी के दाम ₹2 प्रति किलो बढ़ाए गए थे। लगातार बढ़ती कीमतों का असर दिल्ली एनसीआर में रोज सफर करने वाले लोगों पर पड़ सकता है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में देशवासियों से ईंधन बचाने और फिजूल खर्ची कम करने की अपील कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में वे एक सैन्य कमांडर के साथ दिख रहे हैं। ट्रंप की ओर से पोस्ट की गई तस्वीर के साथ लिखा है कि ये तूफान से पहले की शांति थी। एनिमेटेड तस्वीर में ट्रंप एक युद्धपोत के डेक पर खड़े हैं। इसमें आसपास का माहौल तूफानी दिख रहा है और इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा लिए जहाज दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने यह पोस्ट ऐसे समय में की है जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने मध्य पूर्व के 2 अधिकारियों के हवाले से कहा था कि अमेरिका और इस्राइल ईरान पर फिर से हमले की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले अगले हफ्ते से भी शुरू हो सकते हैं। वहीं ईरान के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर देश पर हमला हुआ तो वे और ज्यादा सख्ती से जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के बाद ईरान ने कहा है कि दुनिया अब एक नए दौर की तरफ बढ़ रही है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने कहा कि दुनिया के बदलावों को ईरान ने तेज किया और भविष्य ग्लोबल साउथ का है। कालिबाफ ने एक्स पर लिखा कि दुनिया एक नए दौर के मुहाने पर खड़ी है। जैसा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि पिछली सदी में ना देखे गए बदलाव अब पूरी दुनिया में तेजी से हो रहे हैं। मैं यह जोर देकर कहता हूं कि ईरान की 70 दिन की मजबूती से खड़े रहने की कोशिश ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। भविष्य ग्लोबल साउथ का है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई। सीजेआई को मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट में कुल 38 जज होंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम बढ़ते लंबित मामलों और अदालत के बढ़ते काम के बोझ को देखते हुए उठाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस समय करीब 95,000 मामले लंबित हैं। कानूनी विशेषज्ञों ने फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ जज बढ़ाने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी और व्यापक न्यायिक सुधारों की भी जरूरत है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रविवार सुबह तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस की एसी बोगी में आग लग गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सुबह 5:15 पर रेलवे के कोटा डिवीजन में लगी इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। B1 कोच में आग लगी थी जिसमें 68 यात्री सफर कर रहे थे। इस कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया
और सुरक्षा के लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी गई। कोटा रेलवे पीआरओ रविंद्र लखारा ने पीटीआई को बताया कि सभी यात्रियों को ट्रेन से उतार लिया गया, किसी यात्री को चोट नहीं आई। रेलवे ने बताया कि यात्रियों को कोटा तक की यात्रा के लिए दूसरे कोचों में बैठाने की व्यवस्था की गई है। तेलंगाना पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पंदी संजय कुमार के बेटे पंदी साई भागीरथ को पॉक्सो मामले में गिरफ्तार कर लिया है। साइबराबाद पुलिस के मुताबिक भागीरथ को शनिवार रात तलाशी अभियान के बाद हिरासत में लिया गया। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि भागीरथ को मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा और हैदराबाद में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उस पर 17 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न और भावनात्मक ब्लैकमेल का आरोप है। कथित तौर पर दोनों की मुलाकात जून 2025 में आपसी दोस्तों के जरिए हुई थी। शिकायत लड़की की मां ने 8 मई को दर्ज कराई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर यौन हमले की धाराएं भी जोड़ी हैं। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने भागीरथ को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने पीड़िता का बयान देखने के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगाने से भी मना कर दिया। तेलंगाना पुलिस के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पंदी संजय कुमार के बेटे पंदी भागीरथ को पॉक्सो मामले में शनिवार को गिरफ्तार करने के बाद केंद्रीय मंत्री का दावा है कि उनके बेटे ने खुद पुलिस के सामने पेश होकर जांच में सहयोग किया। केंद्रीय मंत्री पंदी संजय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कानून और न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए आज मेरा बेटा पंदी भागीरथ तेलंगाना पुलिस के सामने जांच के लिए गया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि चाहे मेरा बेटा हो या कोई आम नागरिक, सब कानून के सामने बराबर हैं। एक और एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भागीरथ को गिरफ्तार नहीं किया गया था, वह खुद पुलिस पूछताछ के लिए पहुंचा था। वहीं पुलिस के मुताबिक भागीरथ के खिलाफ पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था ताकि वह देश छोड़कर ना जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए वैश्विक आर्थिक संकट पर बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी, युद्ध और ऊर्जा संकट की वजह से यह दशक आपदा दशक बनता जा रहा है। मोदी ने कहा कि अगर दुनिया के मौजूदा संकटों का समाधान नहीं निकला तो पिछले कई दशकों की गरीबी खत्म करने की उपलब्धियां धुल जाएंगी और दुनिया की बड़ी आबादी दोबारा गरीबी में धकेल दी जाएगी। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान द्वारा होर्मुज मार्ग बंद किए जाने का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने हाल ही में देशवासियों से फिजूल खर्ची रोकने, विदेश यात्राएं कम करने और ईंधन बचाने की अपील की थी। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर बड़ी सख्ती लागू कर दी है। सरकार ने चांदी को मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। अब किसी भी आयातक को चांदी मंगाने से पहले सरकारी अनुमति लेनी होगी। यह फैसला अप्रैल 2026 में चांदी के आयात में 157% की भारी बढ़ोतरी के बाद लिया गया। इससे पहले सरकार सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर चुकी है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद विदेशी मुद्रा बचाना और गैर जरूरी आयात को रोकना है। प्रधानमंत्री मोदी भी हाल ही में लोगों से सोना ना खरीदने और विदेश यात्राएं कम करने की अपील कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में भारत का चांदी आयात 149% बढ़कर $12 अरब से ज्यादा हो गया। भारत ने सिंधु जल संधि मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के नए फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अवैध रूप से गठित तथा कथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी COA ने 15 मई 2026 को एक अंतरिम अवार्ड यानी फैसला जारी किया है। इसे उसने जल के अधिकतम भंडारण से जुड़ा हुआ बताया है। यह अवार्ड सिंधु जल संधि की सामान्य व्याख्या से जुड़े मुद्दों पर दिए गए पिछले फैसले का ही सप्लीमेंट है। उन्होंने कहा कि भारत इस मौजूदा तथा कथित फैसले को पूरी तरह से अस्वीकार करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अवैध रूप से गठित इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पिछले सभी फैसलों को मजबूती से अस्वीकार किया था। भारत ने इस तथा कथित COA के गठन को कभी भी मान्यता नहीं दी है। इसकी कोई भी कार्यवाही, जारी किया गया कोई भी अवार्ड यानी फैसला या लिया गया कोई भी निर्णय पूरी तरह से शून्य और अमान्य माना जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का फैसला अभी भी लागू है। गौरतलब है कि पिछले साल पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ हुई 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। पाकिस्तान इस मामले को लेकर हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंचा था। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.